हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त राजन गुप्ता आज आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन एमईजी 10 से राजमोहन्स वाइफ। दोस्तों, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, पेन और कॉपी अपने साथ रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं राजन गुप्ता 24 साल से टीचिंग प्रोफेशन में क्लास 1 ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लिख कर देने को तैयार हूँ एफिडेविट पे, स्टैम्प पेपर पे, कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। इनवेरिएबली दिस क्वेश्चन विल बी देयर इन योर एमईजी 10। तो प्लीज़ हर चीज़ को नोट करके चलिएगा। जैसे कि मेरी ज़्यादातर स्ट्रैटेजी रहती है, मैं समरी डिस्कस करने से पहले आपके साथ क्वेश्चन आंसर जरूर डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लूँगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स, इसके 7-8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और फिर जल्दी से समरी पे आ जाऊँगा। और दोस्तों, इसके बावजूद कि आपको समरी ना भी पता हो तो भी आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से पता लग जाएंगे। और उसके बाद इनफैक्ट समरी को समझना और भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप समरी सुनते समय उन क्वेश्चन के आंसर को ऑटोमेटिकली, मतलब अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहे होंगे आंसर्स को, ना कि समरी को। तो दोस्तों, पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्कस बंकिम चंद्र चटर्जी एज ए नेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर इन हिज वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बंकिम चंद्र चटर्जी साहब को तो बेशक इवन सिर्फ इन्हीं तक सीमित ना रखे, इवन एग्जाम में आपके दो और लेखक हैं बहुत इंपॉर्टेंट एमईजी 10 के अंदर। एक है मुंशी प्रेमचंद और दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब। तो कभी कभी आज इट इज क्वेश्चन आएगा, डिस्कस मुंशी प्रेमचंद एज ए नेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर, और कभी कभी आएगा डिस्कस रविंद्रनाथ टैगोर साहब एज ए नेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थ्रू हिज वर्क। तो दोस्तों, तीनों के आंसर मोरलेस सेम रहेंगे, बस एग्जाम्पल जब आप दे रहे होंगे तो उनकी कहानियों के, उनकी शॉर्ट स्टोरीज के एग्जाम्पल बदल जाएंगे, अदरवाइज मोरलेस थिंग्स विल रिमेन सेम। तो एक बार इस बंकिम साहब का देख लीजिए। तो जब आप उनको सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं तो दोस्तों, उनकी कहानी में कास्टिज्म के इशू को उठाया गया है कि किस तरह से हमारा समाज अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बेसिस पे बटा हुआ है, नंबर 1। दूसरे दोस्तों, वो अपनी कहानी में जो समाज फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से बटा हुआ है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, इसको भी वो बहुत ब्यूटीफुली इस इशू को रेज करते हैं। इवन उन्होंने बहुत सारी कहानियों में परमानेंट सेटलमेंट, मतलब स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें अंग्रेजों ने जमींदारों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया था, और वो किसानों से उसके ऊपर लगान, टैक्स वसूल करते थे, जिससे वो किसानों का शोषण कर रहे थे। तो इसको बड़ा अच्छे से रेस किया है। और इसके अलावा उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी, यानी महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया है। तो उनकी बहुत सारी कहानी में सती कस्टम जो है, सती प्रथा, उसके बाद अर्ली मैरिज को दिखाया है, पोलीगैमी मतलब एक आदमी की एक से ज़्यादा वाइफ, इस इशू को दिखाया है। और इवन उन्होंने अपने बहुत सारे लिटरेचर में इस बात पे भी जोर दिया है कि हम भारतीय टेक्नोलॉजी का और मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करना शुरू करें, ये समय की मांग है। तो ये आपको लेसन पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से आ जाएगा। दूसरा, नेशनलिज्म, जब आप बोलते हैं नेशनलिस्ट, तो इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हम लोग एकजुट हों, चाहे वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हों, चाहे हम अलग अलग फाइनेंशियल लेवल से बिलोंग करते हों। हमारे अंदर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता, यानी नेशनलिज्म की अवेयरनेस फैले, और हम अंग्रेजों को अपने देश से उखाड़ फेंकें। इस तरह की स्पिरिट भी इन्होंने भारतीयों में जगाने की कोशिश अपने अपने काम के थ्रू की। तो उस तरह से हम कह सकते हैं बंकिम साहब जो है एक नेशनलिस्ट राइटर थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, डिस्कस द थीम इन राजमोहन स्वाइफ। सिर्फ 3-4 मिनट में, मुझे पता आप समरी का इंतजार कर रहे हैं। तो नंबर 1 इनका जो थीम है वो फेमिनिज्म का थीम है। इसमें सोशल इश्यूज को रेज किया गया है, जैसे चाइल्ड मैरिज को और डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब हस्बैंड के द्वारा घर में वाइफ के साथ मार पिटाई करना, तो इसके क्या नुकसान होते हैं, इन चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली इस कहानी में डिस्कस किया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है, दिस स्टोरी हैज़ नंबर ऑफ मेलोड्रामेटिक फीचर।
एक्सप्लेन द टर्म मेलोड्रामेटिक फीचर विद एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। तो दोस्तों मेलोड्रामेटिक फीचर सिर्फ 2 लाइन में बता दूं, जब भी कहानी में एक किसी दृश्य के द्वारा सेंसेशन प्रोड्यूस किया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल अपील अराउज की जाए, तो उसको हम मेलोड्रामेटिक फीचर कहते हैं। दोस्तों यहाँ 3 मुख्य दृश्य हैं। 2 दिखाए गए। नंबर 1 मतांगनी का। जब मतांगनी को पता लगता है कि उसके लवर माधव को उसके पति ने मारने के लिए कुछ गुंडों को भेजा है, तो वो आधी रात को, जो बहुत डरावनी है, सुनसान है, वो अपने घर से भागती है और तब तक भागती है उस अंधेरी रात को, डरावनी रात को, जब तक वो माधव के घर पहुंच नहीं जाती, उसको बताने के लिए कि वो अपनी जान बचाए। तो ये बहुत ही सेंसेशनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल दृश्य है। उसके बाद दूसरा दृश्य दोस्तों, हम देखते हैं कि इस सोशल स्टोरी, सामाजिक कहानी के अंदर मतांगनी बीच में गायब हो जाती है और सडनली तब ये कहानी डिटेक्टिव का रूप ले लेती है। हर कोई सोच रहा है मतांगनी कहाँ गायब हो गई, और हमें ये तब कहीं जाके पता लगता है जब हमें पता लगता है मातृ घोष ने उसको किडनैप करवा लिया है। तो ये अगेन दूसरा दृश्य है मेलोड्रामेटिक फीचर का। इवन ये लैंग्वेज में भी झलकती है। जब मतांगनी का हस्बैंड राजमोहन उसे कहता है, वुमेन यू डिसीव मी नॉट, और ये पूरा लंबा डायलॉग है, और जिस तरह से इसको कहा गया है ये भी एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ये भी हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल अपील हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लें जिसका आंसर मैं दूंगा, बस क्वेश्चन और रिपीट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ हैज बंकिम कैप्चर्ड इंडिया ऑफ 19th century in general and West Bengal in particular in his play। तो ये आपको समरी से बहुत क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आए हम इस मज़ेदार स्टोरी को आपके साथ डिस्कस करते हैं। 2 लाइनें पहले लेखक के बारे में। दोस्तों 1838 में चटर्जी साहब का जन्म हुआ, बंगाल में हुआ। मल्टी टैलेंटेड थे इन्होंने, ये एक राइटर भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, क्या नहीं थे ये, बहुत सारे एरियाज़ में ये परफेक्ट रहे। इनकी किताबों को आप जानते हैं, कुछ फेमस स्टोरी जैसे दुर्गेश नंदिनी, ये बंगाली में लिखी गई इनकी पहली बुक थी। देन उसके बाद वंदे मातरम के बारे में आप और हम सब जानते हैं, जो नेशनल सॉन्ग है। इनको आनंद मठ से लिया गया है, जो कि एक नेशनलिस्टिक वर्क था। तो अगर हम कहानी पे आए दोस्तों, तो इसमें हमारा जो मेन हीरोइन है कहानी की, वो है मतांगनी और उसकी बहन हेमांगनी। मतांगनी की शादी दोस्तों राजमोहन नाम के एक आदमी से हुई है, और हेमांगनी उसकी बहन की शादी एक माधव नाम के लड़के से हुई है, जो अभी अपनी कॉलेज की स्टडी कर रहा है। मतांगनी के जो हस्बैंड राजमोहन है, वो स्वभाव से बहुत क्रूएल है। वो मतांगनी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। मतांगनी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, और राजमोहन उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसको एक सही इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता है। तो मतांगनी अपनी इस मैरिड लाइफ में राजमोहन के साथ किसी भी तरह से हैप्पी नहीं है, और सिचुएशन बिकम्स वर्स। वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क ऑल्सो, ही इज़ अनएम्प्लॉयड। इधर दोस्तों माधव जो है वो एक कॉलेज में एजुकेशन ले रहा है, और इसीलिए जो हेमांगनी उसकी वाइफ है वो अपने पिता के घर पे ही रह रही है। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, जब इसके पिता की असमय मृत्यु हो जाती है और फाइनेंशियल लाइबिलिटी इसके ऊपर बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट उसको अपनी एजुकेशन ही हैज़ टू ड्रॉप फ्रॉम हिज कॉलेज एजुकेशन ऑल्सो। लेकिन देन अ लकी थिंग हैपन्स विद हिम। होता यह है दोस्तों कि इसके एक डिस्टेंट रिलेटिव मिस्टर राजगोपाल, उनकी डेथ हो जाती है, और पीछे उनका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ वाइफ है, और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी माधव को दे देते हैं, इस कंडीशन के साथ कि माधव उनकी वाइफ को लुक आफ्टर करे टिल हर डेथ।
जिससे माधव को कोई प्रॉब्लम नहीं है और माधव को ये बड़ी लंबी चौड़ी जमींदारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब माधव क्योंकि इस सब प्रॉपर्टी को ले चुका है तो वो अपने पिता के, अपने फादर इन लॉ के घर जाता है जहां वो हेमांगनी को लेने गया है। वहीं मातंगनी उस दौरान आई हुई है और मातंगनी को जब पता लगता है कि माधव इतना अमीर हो गया है, इतना बड़ा जमींदार हो गया है, तो वो हेमांगनी को रिक्वेस्ट करती है कि वो माधव को बोल के मेरे हस्बैंड मतलब राजमोहन के लिए कोई जॉब वगैरह अरेंज करवा दें। दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं मातंगनी अपनी लाइफ में अनहैप्पीली मैरिड है। राजमोहन इज ए क्रूएल हस्बैंड, ही इज इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक वायलेंस विद हर, ही इज नॉट गुड एट ऑल। और तब किसी भी लड़की का, सुंदर लड़की का किसी एक वर्दी आदमी, सुंदर आदमी, स्ट्रोंग मैन की तरफ अट्रैक्ट होना, उसके इन्फैचुएशन में आना नेचुरल है। तो कहीं ना कहीं मातंगनी जो है वो माधव की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, वो उसको पसंद करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका अपना हस्बैंड जो है वो ही इज ए अनवर्दी फेलो। इधर जो माधव है, क्योंकि वो भी मातंगनी क्योंकि बहुत सुंदर है उसको पसंद करता है, तो वो उसकी इस रिक्वेस्ट को मानता है और वो उसके पास एक राधागंज में काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको लुक आफ्टर करने के लिए वो वहाँ राजमोहन को भेजने के लिए तैयार है। इधर राजमोहन को भी शक होना शुरू हो गया है कि मेरी वाइफ और माधव के बीच कुछ चल रहा है। एक तो ये आलसी है, दूसरा ये शक की वजह से वहां जाने से मना कर देता है। कहते हैं मैं वहां जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ। अब माधव उसका भी सोल्यूशन निकालता है, वो उसको एक मकान वहां पे अरेंज करवा देता है, जिसके चलते अब उसको, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है और उसको वहां जाना पड़ता है। माधव सिर्फ यहीं तक उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर देता है, उसको एक मकान बनवा देता है, पहले अरेंज किया तब बनवा देता है, और इवन उसको कुछ एग्रीकल्चरल लैंड भी दे देता है। लेकिन ये सब चीजें करना राजमोहन के शक को और भी बढ़ा रहा है। क्या? कि मातंगनी और माधव के बीच कुछ चल रहा है। अब राजमोहन की इंटेंशन, इरादे सही नहीं है। एक तो उसकी नाराजगी क्या कि माधव मेरी वाइफ के साथ कुछ अफेयर रख रहा है, और दूसरा उसकी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी। वो एक सरदार नाम का एक डाकू है, उससे कांटेक्ट करता है, उसका एक असिस्टेंट है भीखू, और वो उनके साथ प्लान करता है जिसमें माधव को मार दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टी के सारे कागजों को अपने कब्जे में कर लिया जाए। दोस्तों, जब ये लोग प्लान कर रहे हैं तो वहाँ मातंगनी इसको सुन लेती है, क्योंकि मातंगनी का झुकाव माधव की तरफ है। वो नहीं चाहती कि उसके लवर के साथ कुछ भी अनहैप्पी, कुछ भी अनटूवर्ड, कुछ भी अनडिज़ायरेबल हो। और ये हमारी कहानी का पहला मेलो ड्रामेटिक फीचर। वो आधी रात को, डरावनी रात को, भयानक रात को, जब कोई रोड पे नहीं है, सुनसान है सब कुछ, वो तेज भागती है और तब तक भागती है जब तक कि वो माधव के घर पहुंच ना जाए, और समय रहते उसको राजमोहन की और सरदार जो डाकू है उसकी सारी कंस्पिरेसी, सारे षड्यंत्र को बता देती है। तो माधव अपने आप को तैयार कर लेता है, अपने लोगों के साथ अपने लोगों को बुला लेता है, और जिसके चलते ये षड्यंत्र विफल हो जाता है। इधर राजमोहन समझ गया है कि ऐसा क्यों हुआ। जब मातंगनी वापस आती है तो राजमोहन उसको बहुत डांटता है, उसको पीटता है और उससे लड़ता है, जिससे मातंगनी का झुकाव लगातार राजमोहन के खिलाफ जा रहा है और माधव की तरफ बढ़ रहा है। इधर वो डाकू वहां वापस आते हैं सरदार, और राजमोहन पे धोखे का आरोप लगाते हैं कि तुमने हमें भेजा और उसको पहले से इंटीमेट कर दिया। राजमोहन उनसे माफ़ी मांगता है और बताता है कि एक्चुअली इसमें गलती उसकी वाइफ मातंगनी की है, जिसने एडवांस में माधव को अलर्ट कर दिया था। और इसके चलते जो सरदार है और जो राजमोहन है वो उसको और मारना चाहते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग निकलती है और अपनी एक दोस्त कनक के यहाँ छुप जाती है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उसके साथ शेयर करती है। वो
डिसाइड ये होता है कि वहाँ पे एक ओल्ड वुमन है सुखी, उसके साथ वो वहाँ पर रहने लगती है। राजमोहन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता, वो पूरा खोज करता है और अल्टीमेटली वो सुखी के घर पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ रह रही है। उसकी वाइफ वापस आने से मना करती है। सुखी उसे और राजमोहन सुखी को समझाता है और ये इम्प्रेशन देता है कि वो अब एक अच्छा आदमी बन गया है और अब उसका बिहेवियर मतांगनी के साथ अच्छा रहेगा। सुखी उसे कहती है कि ठीक है, वो वापस चला जाए और मैं भी मतांगनी को वापस समझा बुझाकर भेज दूंगी। इधर राजमोहन ने उस डाकू के साथ मिलके प्रॉपर्टी को हथियाने की दोबारा स्कीम बनाई है जिसमें वो माधव को मार देंगे। वो मतांगनी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पूरी शाम बीत जाती है, मतांगनी घर नहीं पहुंचती है। एक बार फिर वो सुखी के घर जाता है तो उसे पता लगता है कि वो तो समय से ही घर से निकल गई थी उसके घर आने के लिए। तो फिर वो कहाँ गायब हो गई? दोस्तों, ये दूसरी मेलोड्रामेटिक फीचर है। ये कहानी जो एक नॉर्मल सोशल स्टोरी चल रही थी, सडनली एक डिटेक्टिव स्टोरी बन गई है। अब हमें पता लगता है कि माथुर घोष ने उसे रास्ते में किडनैप करवा लिया है। दोस्तों, ये एक हमारा नेक्स्ट विलन है। माथुर घोष एक अमीर आदमी है, एक रिच जमींदार है और उसकी ऑलरेडी 2 वाइफ हैं, जिनमें तारा और दूसरी है चंपा। लेकिन वो कोई भी सोशल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करता है और वो भी मतांगनी के प्रति अट्रैक्टेड है, इन्फैचुएशन में है। वो उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है और जिसके चलते वो उसको किडनैप कर लेता है। वो चाहता है कि उसको उसका प्यार मिले, लेकिन जब वो उसके किसी भी तरह के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है तो वो उसको वहाँ भूखा रखता है ताकि वो अल्टीमेटली उसके सामने सरेंडर करे, लेकिन तब तक वो ऐसा नहीं करती है। इधर दोस्तों, माथुर घोष की वाइफ तारा, उसे ये सब चीज़ें पता लग जाती है। वो मतांगनी की दोस्त भी है और वो अपने हस्बैंड को कुछ भी गलत करने से रोकना चाहती है और मतांगनी की हेल्प करना चाहती है। इधर माधव भी मतांगनी को ढूंढ रहा है, तो तारा और माधव मिलके मतांगनी को वहाँ से निकाल लेते हैं, वहाँ से बचा लेते हैं और उसे खाना पीना खिलाते हैं। तब कहीं जाके वो कुछ नॉर्मल फील करती है। माधव उसे अपने साथ घर पे ले आता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ये देख चुके हैं कि उसका झुकाव माधव की तरफ है और वो वहाँ पे आ गई है और माधव उसे चाहता है कि वो वहीं पर रहे। लेकिन दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने ये नॉवल मेनली बंगाली ऑडियंस के लिए, बंगाली रीडर्स के लिए लिखा है और वो इस बात को जानते हैं दोस्तों कि 19th सेंचुरी का भारत और 19th सेंचुरी का वेस्ट बंगाल कितना कंजर्वेटिव था, कितना ऑर्थोडॉक्स था। अगर मतांगनी अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे के रिलेशन में जाती तो मतांगनी कंजर्वेटिव बंगालीज के लिए, कंजर्वेटिव इंडिया के लिए एक हीरोइन के रूप में ना रहकर एक विलेन के रूप में हो जाती। तो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने ट्रांसग्रेशन दिखाया, मतलब भटकाव दिखाया कि मतांगनी भटक रही है, लेकिन इट इज ए नियर ट्रांसग्रेशन, मतलब लास्ट मोमेंट में उन्होंने इस नॉवल को इस तरह से टैकल किया। क्या दिखाते हैं कि मतांगनी अपनी गलती को रियलाइज करती है कि ये ठीक नहीं होगा कि वो अपनी बहन के हस्बैंड यानी अपने ब्रदर इन लॉ के रिलेशन में आए, उस इनफैचुएशन में आए, उसके साथ रहे और तब वो डिसाइड करती है कि वो अपने फादर के घर चली जाएगी। ये एक बहुत ही सही डिसीजन है बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का अपनी कहानी में उसके अपने पिता के घर लौट जाने को, क्योंकि इसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे और हमारी नज़रों में मतांगनी फिर ही एक हीरोइन रहेगी, क्योंकि फिर हम उसके प्रति सिंपैथी रखेंगे कि वो एक सफरर है। लेकिन इसके बावजूद अगर
इसके बावजूद कि वो सफरर है, लेकिन वो अगर माधव के साथ रहती तब हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो दोस्तों वो अपने पिता के घर लौट जाती है। अब हम कहानी के क्लाइमेक्स में आ रहे हैं। इधर जो माथुर घोष है वो अपने घर में अकेला बैठा है, और तब सरदार यानी जो डाकू है और उसका एक आदमी अलग अलग, दोनों अलग अलग आते हैं और उसको इन्फॉर्म करते हैं कि जो सरदार का जो असिस्टेंट था भीकू, उसका आदमी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उसके थ्रू उसे पता लग गया है पुलिस को कि उस मतांगनी की किडनैपिंग में माथुर घोष का हाथ था, और बस पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए किसी भी क्षण वहां पहुंचने वाली है। माथुर घोष डिप्रेशन में आ जाता है, एंग्शियस हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो इसके चलते सुसाइड कर लेता है। और दोस्तों यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, आपके MEG 10 के अंदर ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक बार फिर दोबारा आप स्टार्टिंग में जाएं, उन क्वेश्चंस को देखें और एक बार फिर इस समरी के साथ को रिलेट करें। और मुझे उम्मीद है कि अब शायद मुझे आपके साथ इन आंसर्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको फील होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके साथ आंसर्स की एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों अगर मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत यूज़फुल साबित होगा आपके एग्ज़ाम में। आपको, मुझे समरी से कोई मतलब नहीं होता, मुझे मतलब इस बात से है कि आप MEG 10 या कोई भी MEG के एग्ज़ाम को लिखते समय आप एक अच्छा आंसर तैयार कर पाएँ जो कि आपको 20 में से 18 और 19 तक का स्कोर दिलवा सके। ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, सेकेंड फॉर्म में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों क्लासेस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। जय भारत, जय हिंदुस्तान।